नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस YouTube मंच पर अपने इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल इवेंट पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए 2025 में पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। जब सऊदी और पाकिस्तान के बीच में ये डिफेंस पैक्ट साइन हुआ ना, तो उस समय चर्चा शुरू हो गई इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो जैसे संस्था बनाने की। मतलब जब ये डिफेंस पैक्ट साइन हुआ दोनों देशों के बीच में, पाकिस्तान और सऊदी के बीच में, तो इन दोनों लोगों ने एक दूसरे से ये वादा किया कि अगर किसी एक पर हमला होगा तो दोनों पे वो हमला माना जाएगा। जैसे नाटो, जो वेस्टर्न नाटो है, यूरोपियन नाटो, उसका जो प्रिंसिपल है उसको लेकर के यहां पर ये एक ब्लॉक कह लीजिए, एक डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी के बीच में हुआ। अच्छा, पाकिस्तान और सऊदी के बीच में ये पैक्ट क्यों शुरू हुआ, ये पैक्ट क्यों किया गया? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जबरदस्त आर्थिक नुकसान हुआ, पिटाई भी ठीक ठाक हुई पाकिस्तान की। पाकिस्तान वैसे इकोनॉमिकली बहुत क्राइसिस से वो जूझ रहा है और जूझ रहा था। इस समय भी उसकी आर्थिक तंगी बहुत खराब है, मींस आर्थिक स्थिति बहुत खराब है पाकिस्तान की। सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान के साथ ये डिफेंस पैक्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि सऊदी अरेबिया को ईरान से एक चैलेंज मिल रहा था, एक थ्रेट मिल रहा था, और साथ ही साथ उस दौर में इजराइल ने दरअसल कतर के ऊपर हमला कर दिया था, क्योंकि इजराइल का हमास के साथ वॉर चल रहा था गाजा को लेकर के। भाई, हमास ने इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को एक आतंकवादी हमला किया था। उसके बाद इजराइल ने जो है वो हमास के ठिकानों पे हमला शुरू किया। तो इजराइल को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कतर में हमास के कुछ लीडर्स जो है वो जाके वहां छुपे हैं। इजराइल ने कतर पे हमला कर दिया। जब इजराइल ने कतर पे हमला किया तो सऊदी अरेबिया को भी थोड़ा सा डर लगा, डर पैदा हुआ कि यार ऐसा खतरा हमारे ऊपर भी आ सकता है। और प्लस ईरान जिस तरीके से हमास को सपोर्ट कर रहा था, या इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर शुरू हो रही थी, उसमें ईरान से भी सऊदी अरेबिया को एक थ्रेट पैदा हो रहा था। तो ईरान को काउंटर करना सऊदी के लिए बहुत जरूरी था, है और आगे भी रहेगा, आगे भी रहेगा। मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों। तो भैया ये दोनों देश न बॉस एक साथ चले आते हैं, जिसमें पाकिस्तान को ये लगता है कि यार ये हमने सऊदी के साथ अगर डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया तो सऊदी का पैसा मुझे मिलेगा, सऊदी मेरे देश में इन्वेस्ट करेगा, और जो मेरे ऊपर अलग अलग देशों की उधारी है उसको हम दे पाएंगे। मतलब पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट ये था। सऊदी का इंटरेस्ट ये था भाई कि पूरे इस मुस्लिम जगत में, पूरे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो अगर सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए तो पाकिस्तान से ले सकता है। अमेरिका और सऊदी के बीच में भी है, लेकिन समस्या ये है कि ट्रंप जो है वो बार बार सऊदी के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करते हैं, कहते हैं तुम अब्राहम अकॉर्ड साइन करो। तो सऊदी अरेबिया ये कहता है यार ये सारी बातें खुल करके ना कहा करो, अंदर दबे ठीक है, लेकिन तुम खुल करके कह देते हो अब्राहम अकॉर्ड साइन करो। बताओ सारे मुस्लिम जगत में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मुस्लिम भाइयों से मैं क्या कहूंगा कि मैंने जाकर के इजराइल को मान्यता दे दी, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने का मतलब है कि सऊदी इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा। तो सऊदी अमेरिका से कहता है ठीक है हम तुम्हारी बात समझते हैं, बट ऐसे खुल्लम खुल्ला मत कहा करो, जो कहना है वो क्लोज मीटिंग में कहो, और ज्यादा हमको ये सब मत बताओ कि अब्राहम अकॉर्ड नहीं साइन करोगे तो तुमको हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। क्योंकि आज सऊदी के पास, अगर अमेरिका नहीं देगा तो चाइना दे देगा, चाइना नहीं देगा रशिया दे देगा, और रशिया अगर नहीं देगा तो अपना मुस्लिम ब्रदर तो है ना, पाकिस्तान तो है ना, वो दे देगा। वैसे भी पाकिस्तान दुनिया भर में ये चिल्लाता रहता है कि उसका जो भी डिफेंस है वो सब मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम जगत के लिए है, मुस्लिम देशों के लिए। और पाकिस्तान के तो कई देशों के साथ डिफेंस पैक्ट इस समय, कुवैत के साथ, तमाम अफ्रीकन कंट्रीज में जो मुस्लिम कंट्रीज है उनके साथ है, और वो तो खुल करके सेल कर रहा है अपने सारे जो भी उसके डिफेंस पैक्ट, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं। और उसका आप देखेंगे टारगेट तो मुस्लिम कंट्रीज ज्यादा हैं, भाई बांग्लादेश देख लीजिए आप। तो इस तरीके से सऊदी और पाकिस्तान के बीच में 25 में डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, और यह कहा गया कि दो मुस्लिम कंट्रीज एक साथ आ गए तो इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो, एक शब्द वहां से निकल करके आया कि एक पे हमला तो दोनों पे हमला हो जाएगा। यह बात निकल के आई। ये अलग बात है कि आज के दिन में ईरान
का जब से ये अमेरिका के साथ पंगा शुरू हुआ है, ईरान ने सऊदी की और ईरान ने यूएई पर जबरदस्त बमबारी की है। भाई ईरान ने सऊदी अरेबिया पर भी ठीक ठाक मिसाइलें गिराई हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी की मदद की नहीं है। डिफेंस पैक्ट में है ये बात, लेकिन कहां गया पाकिस्तान सऊदी की हेल्प करने अगेंस्ट ईरान? तो अब जब ये डील साइन हो जाती है इन दोनों के बीच में, उसी के बाद ये बात निकल के आती है, यार इस पैक्ट में टर्की भी आना चाहता है, तुर्की भी कहता है यार मुझे भी ले लो, अर्दोगान भी आना चाहते थे, कहते थे यार मुझे भी ले लो। अब अर्दोगान इसमें आ चुके हैं, अब टर्की इसका पार्ट हो चुका है। तो यहां पर ये जो ट्रीटी है ये 3 देशों के बीच में अब हो गई है, सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की। अब तीनों के अपने अपने इसमें इंटरेस्ट हैं। भाई टर्की का भी इंटरेस्ट है, सऊदी का भी इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है। तो आइए जरा पहले ये समझ लें कि इस एग्रीमेंट से ये तीनों देश एक दूसरे को कैसे हेल्प करेंगे, आखिरकार में क्या एडवांटेज है इन तीनों का एक दूसरे के लिए। तो देखिए, जहां तक रही बात सऊदी की, पहले सऊदी को समझते हैं। हम सब जानते हैं कि सऊदी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत रखता है, भाई मक्का मदीना वहीं पर है। तो मुस्लिम जगत में आपको सऊदी के अगेंस्ट मुस्लिम कंट्रीज कम नजर आएंगे दोस्तों, क्योंकि रिलीजियस इंपॉर्टेंस है ना। तो अगर सऊदी का किसी देश के साथ पंगा हुआ, जैसे सऊदी का ईरान के साथ मान लीजिए पंगा हो जाए, तो मुस्लिम कंट्रीज आपको सऊदी के अगेंस्ट आती हुई कम नजर आएंगी। धार्मिक जुड़ाव है ना मक्का मदीना की वजह से। तो एक तो मक्का मदीना, दूसरा ये भाई पैसा बहुत है, पैसा बहुत है सऊदी पास, तेल का भंडार ही भंडार है, पूरा नदियां बहती हैं तेल की। तो सऊदी का पैसा इस ग्रुप को मिल सकता है, ये सऊदी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। जहां तक रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान क्या कंट्रीब्यूट करेगा? पाकिस्तान का घुमा फिरा करके वही राग है, वही गाना है कि मैं न्यूक्लियर वेपन है मेरे पास, मैं न्यूक्लियर पावर हूं, देखो मेरे पास एक से एक हथियार है और सारे हथियार चाइना के हैं। तो कुल मिलाकर के सऊदी को उसने सेट कर लिया है, किस तरीके से उतार लिया है शीशे में, और सऊदी को उसने बता दिया है कि भाई देखो ऐसा है, हमारा वेपन जो है वो तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहेगा, जब भी तुम्हें जरूरत हो बताना, हम तुम्हें अपने वेपन्स देंगे, हम फाइटर जेट दे देंगे, हम अपने सैनिक भी तुम्हें भेज देंगे, अगर तुम्हें ईरान से लड़ना हो तो हमें बताना। समझ रहे हैं आप? तो पाकिस्तान जो है वो सऊदी की इस तरीके से हेल्प कर सकता है, सऊदी का पैसा पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। बाकी क्या व्यापार में क्या होगा एक दूसरे में, पाकिस्तान क्या सऊदी को बेच देगा, ऐसा पाकिस्तान क्या बनाता है? ऐसा पाकिस्तान क्या बनाता है? घुमा फिरा करके पाकिस्तान अगर सऊदी के साथ व्यापार अगर कुछ करता है तो वो मीट का ही करता है, जानवर काटता है, जानवर बेचता है, जानवर काटता है, जानवर बेचता है, इसके अलावा क्या बेचता है वो सऊदी को? कुछ नहीं। रही बात टर्की की, आ जाइए। तो टर्की का जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ड्रोन वगैरह। तो टर्की के पास भी ठीक ठाक डिफेंस इंडस्ट्री है, तो वो कंट्रीब्यूट हो सकता है। लेकिन एक बात मुझे ये नहीं समझ में आती है कि आखिरकार में इस डिफेंस पैक्ट की जरूरत है। भाई पाकिस्तान को चलिए ठीक है, समझ में आता है कि पाकिस्तान को भारत से खतरा है, कि भारत उसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर सकता है या भारत उसके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो ऐसा सऊदी के पास कौन सा डिफेंस का जखीरा है, डिफेंस का भंडार है कि वो पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा? तुर्की आ सकता है, ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा। तो पाकिस्तान को ठीक है भारत से खतरा है, तालिबान से खतरा है, अफगानिस्तान से खतरा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं सऊदी को किससे खतरा है? क्या सऊदी के ऊपर ईरान अटैक करने जा रहा है? क्या सऊदी के ऊपर इजराइल अटैक करने जा रहा है? सऊदी को भी खतरा है, सऊदी को खतरा ईरान से है, सऊदी को खतरा ईरान से है, क्योंकि इस जंग के खत्म होने के बाद जितना ईरान खूंखार होगा, जितना ईरान पावरफुल होगा, सऊदी को पता है, बल्कि सऊदी को ही नहीं, इस पूरे मिडिल ईस्ट को पता है, तुर्की तक पता है, पूरे मुस्लिम जगत को पता है कि ये जंग जो चल रही है अमेरिका ईरान के बीच में, ये कभी ना कभी तो खत्म होगी ना। और जब ये खत्म होगी तो जो ईरान है, वो जो घायल ईरान है, जैसे कहते हैं ना घायल शेर जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, ऐसे ये घायल ईरान जो होगा ये बड़ा खतरनाक होगा। और ये जो खतरनाक ईरान आएगा, इससे इन सब को खतरा है, इन सब को। सऊदी
पाकिस्तान, तुर्की उन दिनों के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो रिजीम चेंज इजराइल और अमेरिका चाहते थे वो तो हुआ ही नहीं। ठीक है, आपने 1000 बम गिरा करके लाखों लोगों को मार दिया, ईरान को आपने कंगाल कर दिया, आर्थिक तंगी पे ला दिया, वो सब सही है, लेकिन क्या अमेरिका और इजराइल ईरान में रिजीम चेंज करा पाए? नहीं करा पाए बॉस, कहां करा पाए? तो अब ना ईरान में आईआरजीसी कहीं जाने वाली, ना ईरान में मुश्तबा खामनेई कहीं जाने वाले। तो ईरान अब यहां से जो ईरान, नया ईरान बनेगा ना, वो बहुत खतरनाक, बहुत खूंखार होगा। ऑलरेडी ईरान ने यूएई और सऊदी में जबरदस्त तबाही, ठीक ठाक तबाही मचाई है। तो सऊदी को उन दिनों के लिए अपनी रक्षा करानी है कि ईरान की कहीं दादागिरी, ईरान की सुप्रीमेसी जब हो जाएगी अगर इस्टेब्लिश, तो हम क्या करेंगे, तब हम कैसे इस पूरे मिडिल ईस्ट को गवर्न करेंगे? क्योंकि सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की, तीनों का ये एम है कि इस पूरे मुस्लिम जगत को हम लीड करें। पाकिस्तान अपने आप को इस पूरे मुस्लिम जगत का बॉस मानता है, सऊदी कहता है भाई हम, क्योंकि देखो हमारे क्या धार्मिक जगह है, हमारे क्या मक्का मदीना है, तो हम इस पूरे मुस्लिम जगत को लीड करें। टर्की कहता है ऑटोमन एम्पायर, खलीफा का शासन। ये कहां, ईरान कहां से चला है यार? ये कैसे एक शिया देश कैसे जो है वो हम सुन्नी कंट्रीज पर अटैक कर सकता है, हम सुन्नी कंट्रीज को रूल करेगा? तो ये जो इस्लामिक नाटो मुस्लिम नाटो है, ये दरअसल इस्लामिक नाटो मुस्लिम नाटो कम, ये सुन्नी नाटो ज्यादा है। ये सारे सुन्नी कंट्रीज आपको एक होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि कैसे एक शिया डोमिनेटेड कंट्री जो है वो इतना पावरफुल हो। और आप लिख लीजिए जो मैं कह रहा हूं, आने वाले दिनों में ईरान जो है वो इतना ही पावरफुल आपको नजर आएगा। अब आप देखें, वो जब एग्रीमेंट साइन होता है तो मक्का ज्वाइंट डिफेंस जो समिट हुआ, उसका ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जो साइन हुआ था उसमें अलग अलग बातें लिखी गई हैं। तो कुल मिला के तीनों देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ। अब जरा मैप पर देख लीजिए, ये है टर्की, तुर्की है, ये है सऊदी अरेबिया, ये है पाकिस्तान। ओके, अब ये पाकिस्तान, ये सऊदी, ये तुर्की है, ये तीनों एक डिफेंस पैक्ट में आ चुके हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 25 में जो पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो डिफेंस पैक्ट हुआ था, उसके पीछे कारण था इजराइल का जो कतर पे जो हमला हुआ था। और हाल के दिनों में इस समय सऊदी का पंगा दरअसल शुरू हो गया है हुथीज से। अब ये हुथी कौन है? हुथी प्रॉक्सीज हैं, ईरान के कई प्रॉक्सीज हैं। ईरान का एक प्रॉक्सी है हमास, जिससे इजराइल लड़ा। ईरान का एक प्रॉक्सी है आपका हिजबुल्ला, जिससे इजराइल लड़ रहा है। ईरान का एक प्रॉक्सी है हुथी यमन में, ये शिया मुस्लिम्स का एक ग्रुप है यमन में। इनका सऊदी के साथ पंगा चल रहा है, इनका सऊदी के साथ पंगा चल रहा है। अब सऊदी अगर हुथी को मारेगा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सऊदी जो है वो ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा, क्योंकि भैया हुथी को पूरी तरह से सपोर्ट ईरान कर रहा है। तो यहां सऊदी वर्सेस ईरान शुरू हो जाएगा। और ईरान किस तरीके से अमेरिका से जब वो लड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए सऊदी कहां टिक पाएगा ईरान के सामने। तो उसी की तैयारी है ये सब। तो आज ये जो डिफेंस पैक्ट अब तीनों देशों ने मिलकर किया है, इसमें अगर लेटेस्ट हम देखेंगे तो सऊदी का हुथी के साथ जो पंगा चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है। अब तुर्की को किससे डर है? तुर्की को दरअसल, भाई किससे डर है तुर्की को? तुर्की के ऊपर कौन हमला करने जा रहा है? दरअसल तुर्की के ऊपर हमला कोई करे ना करे, एक तो यह है कि वो भी ईरान को नहीं देख सकता एक पावरफुल नेशन के तौर पर। दूसरा, तुर्की का इजराइल के साथ पंगा चलता रहता है। अच्छा, जहां तक टर्की की बात है, टर्की ऑलरेडी नाटो का मेंबर है, जो यूरोपियन नाटो है उसमें टर्की आता है। अब इन्होंने एक अलग एक ग्रुप बना लिया है डिफेंस पैक्ट करके, नाटो जैसा, कि किसी पे हमला, तीनों पे हमला। अब देखिए, टर्की जो है इस समय दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है। नाटो के अगर 10 लार्जेस्ट आर्मीज को अगर आप देखेंगे तो तुर्की कमांड्स नाटो सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी। सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी जो है वो नाटो कंट्रीज में तुर्की के पास है, आफ्टर यूएस। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक स्टैंड है तुर्की का, जिसका फायदा ये ग्रुप लेना चाहता है। अर्दोगान ने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, मतलब
इस ग्रुप से भारत के लिए क्या चिंता है? अब ऑब्वियस बात है, भारत के लिए भी चिंता का विषय तो है, क्योंकि आपका पड़ोसी इस तरीके का डिफेंस पैक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए वो एक टेंशन लेकर के, एक चैलेंज लेके आता है। दरअसल भारत और सऊदी के भी रिलेशंस हैं। इंडिया और सऊदी के रिलेशंस में अगर सऊदी पाकिस्तान के साथ ऐसे डिफेंस पैक्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली भारत के लिए कुछ ना कुछ वहां से चैलेंज आएगा ही आएगा। प्लस उसमें तुर्की का आ जाना, क्योंकि हम जानते हैं कि टर्की का स्टैंड एंटी इंडिया रहा है। कश्मीर के मैटर पर तुर्की ने खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया, कभी भारत का साथ नहीं दिया, कभी भारत का साथ नहीं दिया। इसी तुर्की ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया था। अब समझ रहे हैं? तो भारत के लिए बिल्कुल यहां से एक चिंता उठती है कि पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर के एक ऐसा डिफेंस पैक्ट कर रहा है, तो कल को अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंडिया अटैक करता है अगर पाकिस्तान पर, तो टर्की पाकिस्तान को आर्म्स एंड वेपन्स सप्लाई करेगा, तो आपका दुश्मन जो है वो और मजबूत होगा। तो आपके लिए एक चैलेंज तो आएगा ही आएगा। अब देखिए इजराइल वाला इशू, टर्की में और इजराइल में भी जबरदस्त विवाद है, क्योंकि टर्की जो है, जो तुर्की है, इसका मेडिटेरियन सी में, जो मेडिटेरेनियन सी है, इस मेडिटेरेनियन सी में जबरदस्त डोमिनेंस कह लीजिए, इन्फ्लुएंस चलता है। ये देखिए तुर्की है, ये तुर्की का साइप्रस और ग्रीस के साथ पंगा है। बात समझिएगा, जियोपॉलिटिक्स देखिए कैसे तुर्की का इस मेडिटेरेनियन सी में ग्रीस के साथ और साइप्रस के साथ पंगा है। इजराइल का ग्रीस के साथ और साइप्रस के साथ बड़ा अच्छा संबंध है, इसीलिए तुर्की के अगेंस्ट इजराइल, ग्रीस और साइप्रस, इन तीनों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है। ये तीनों एक हो जाते हैं, क्योंकि जो नॉर्दर्न साइप्रस है उस पर आज भी तुर्की का कब्जा है। भारत उसका विरोध करता है। मोदी जी गए थे साइप्रस, तो मोदी जी ने स्ट्रेट अवे नॉर्दर्न साइप्रस पे जो टर्की का इन्वेजन है, जो वहां पर उसका कब्जा है, उसके अगेंस्ट उसको खाली करने के लिए कहा था। तो इस तरह से टर्की का यहां जो डोमिनेंस है उसको काउंटर करने के लिए इजराइल आता है, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस आते हैं। ये बात टर्की को नहीं पसंद है। प्लस इजराइल के अगेंस्ट तुर्की का आए दिन कोई ना कोई स्टैंड, कोई ना कोई स्टेटमेंट आता ही रहता है, कोई ना कोई स्टेटमेंट आता ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जेरूसलम को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं, तुर्की ने जेरूसलम की आजादी को लेकर के बात की थी, दैट इजराइल मस्ट लिबरेट जेरूसलम, जेरूसलम को आजाद कर देना चाहिए, और ये जेरूसलम जो है वो टर्की को दे देना चाहिए। तो आप देखिए बेंजामिन नेतन्याहू ने अर्दोगान को डिक्टेटर तक कह दिया था कि भाई ये डिक्टेटर, ये तो पागल हो गया, सनकी है, ये हमसे जेरूसलम मांग रहा है जो मैं कभी दे नहीं सकता। तो अलग अलग देशों के कहीं ना कहीं अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपने अपने हित हैं, और वो हित एक दूसरे को काउंटर करने के लिए ऐसे ग्रुप्स बनते हैं। तो टर्की का इस ग्रुप में आना, इस तरह से डिफेंस पैक्ट में आना, टर्की, सऊदी और पाकिस्तान का, इसमें इजराइल का जो एक तरीके से डोमिनेंस या जो झगड़ा इजराइल का मुस्लिम देशों के साथ है उसके अगेंस्ट भी है। प्लस ईरान को हमें आगे भविष्य में कैसे रोकना है, क्योंकि ये वॉर आज नहीं तो कल खत्म होगी, तब हम ईरान का जो ग्रोथ होगा, या ईरान जो एक ताकतवर ईरान जो बनेगा, उसे हम कैसे रोकेंगे। क्योंकि सब के सब ये सारे देश जो मुस्लिम कंट्रीज के वर्ल्ड हैं, ये सब कहीं ना कहीं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करना चाहते, कौन मुस्लिम जगत को चलाएगा। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में इस पैक्ट को देखिए, भारत के लिए बिल्कुल चिंता का विषय है, क्योंकि आपका पड़ोसी जो है वो टर्की के साथ मिला, या टर्की पाकिस्तान के साथ मिला, और हम जान रहे हैं कि टर्की जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है। अब आगे देखते हैं इंडिया का क्या स्ट्रैटेजी यहां से निकल के आती है। भारत भी अपनी रणनीति पे काम करता ही है, कैसे इन चीजों को काउंटर किया जा सकता है। तो चलिए फिर जैसा भी होगा आपके साथ मिलेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।